इंडिया में रिस्क फैक्टर किडनी डिजीज को लेकर कितना है? एक्चुअली इंडिया में अगर देखो तो एक इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है। किडनी डिसीज़ को का होने का सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और इंडिया में देखो तो ये दोनों बीमारियां इतनी है, हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज़ है, हर तीसरे चौथे बंदे को हाइपरटेंशन है, और 60 to 80% ऑफ द किडनी डिसीज आर बिकॉज ऑफ दिस। सो अगर आपकी फैमिली में किसी को दोनों बीमारियां हैं, होगी ही, मतलब ऐसी मेरे को लगता नहीं कोई भी फैमिली इंडिया में ऐसी होगी जिसको बीपी ना हो, शुगर ना हो। तो अगर इनका आप ध्यान नहीं रख रहे तो आप अपनी किडनी को रिस्क कर रहे हैं। इनका बहुत कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी 150-90 रहता है, मेरे लिए नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है वो, आपके लिए वो खतरनाक है। 150-90 बीपी इज नॉट नॉर्मल। आपको मेडिसिन अपग्रेड करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, मतलब जो भी आपका डॉक्टर एडवाइस करता है उससे आपको बीपी 130-180 लाना ही है। वो 150 आप 90 नॉर्मल नहीं है आपके लिए। इसी तरह लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर शुगर 150 शुगर तो मेरे लिए नॉर्मल है सर, मैं तो इसमें ठीक रहता हूँ। वो नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है। वो 150 शुगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी किडनी को डैमेज करेगी, आपकी आंखों को डैमेज करेगी, आपकी नसों को डैमेज करेगी, तो वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है मेडिकल साइंस में, और आपको उसी नॉर्मल लिमिट में जीना है कि आपकी फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए, आपका बीपी 130 होना 130-180 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी है, अपने फिजिशियंस को दिखाना है और इनको कंट्रोल करना है, इनके साथ जीना नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इससे आपकी किडनी सेफ रहेगी। सर डाइट कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए कि मतलब लाइक कितना हेल्थ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए एक डाइट जो अलग अलग रिकमेंडेशंस आती हैं जो नेट पे भी अवेलेबल है, कितनी सही चीज है, या कितना डाइट एक मेजर फैक्टर है, चाहे वो अडल्ट्स हो या चाहे वो आजकल बच्चों को भी जो हो रहा है दिक्कत है? देखिए बहुत सिंपल सा, पुराने हमारे लोग कहते थे आप जो खाते हैं वैसा दिखते हैं। यू आर व्हाट यू ईट एक्चुअली। सो जैसे मैंने कहा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन 60 to 80% किडनी डिसीज़ के लिए रखती है। डायबिटीज़ बढ़ने का इम्पॉर्टेंट कारण है कि आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं है, आप शुगर भी खा रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है डॉक्टर साहब एक छोटा सा लेने से क्या होता है, थोड़ा सा ही तो है, बट वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा सा है जिसकी शुगर्स कंट्रोल में है। इसी तरह सॉल्ट इंटेक अगर लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक रहेगा, ऊपर से आप सैलेड में नमक डाल के खा रहे हैं, तो उससे बीपी बढ़ेगा। तो जो आप खा रहे हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से है, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का डायरेक्ट रिलेशन किडनी डिसीज से है। तो एक साइकिल बन जाती है, जो आप खा रहे हैं उससे आपकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ रही है, और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ अनकंट्रोल होकर लॉन्ग टर्म के अंदर किडनी डिसीज बढ़ रही है। तो डाइट कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। ये आजकल स्विगी और जोमेटो वगैरह से इतने ऑर्डर करके, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है, खट से आपने घर में खाना बना हुआ है, अच्छी एक सब्जी बनी हुई है, लेकिन आपने खट से ऑर्डर किया, बाहर से कुछ मंगा के खा लिया। इट इज बिकम सो इजी। अभी क्या है कि हमने इसको अपनी आदत में मान लिया है, चलो यार मंगा लेते हैं। पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था कि मार्केट जाना है, लाना है, तो मुझे लगता है कुछ लोग अवॉइड कर देते, बट आज के दिन तो आप बैठो, बाय द टाइम आप 10 मिनट में, और नाउ डेज तो दे आर डिलीवरिंग विद इन 5 मिनट्स ऑल्सो। तो आपको टाइम ही नहीं लगता है कि आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं। बट इनको अपनी आदत में मत डालिए, ये ठीक आदतें नहीं हैं, इनसे दूर रहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए ठीक नहीं है। आपको इन चीज़ों की के लिए उकसाया जा रहा है इतने एड्स वगैरह दे करके। तो घर का खाना, फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, और ये फैटी फूड, तला हुआ फूड अवॉइड कीजिए। इनके अलावा भी बहुत है कुछ खाने को, आप भूखे नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे डाइट एडवाइस के लिए, वो आपको बहुत सारा खाने को देंगे, लेकिन हेल्दी खाने को देंगे। तो कोई भी डाइटिशियन आजकल तो करंट कॉन्सेप्ट है, आपको भूखा नहीं रखती है। भूखे रहने से कभी भी आप ठीक नहीं होंगे कि मैं डाइटिंग करूंगा तो भूखा रहूंगा तो मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल। नो नो नो, आपको अच्छे से खिलाया जाएगा, आपकी भूख नहीं मारी जाएगी, लेकिन आपको हेल्दी खिलाया जाएगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे किडनी डिजीज आगे जैसे इतना कॉमन होता जा रहा है, तो सर हम यंग जैसे हैं अभी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, मतलब लाइक अर्ली डिटेक्शन हमें कैसे पता चलेगी उस चीज बड़ा का, इंपॉर्टेंट क्या है सिम्टम्स हैं? कि अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेसफुल आउटकम। दिस इज फॉर एनी डिसीज, आप चाहे किडनी की बात करें, चाहे लिवर की बात करें, चाहे कैंसर्स की बात करें, किसी भी तरह। तो अर्ली साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो फेसबुक लाइव और हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है वर्ल्ड किडनी डे, इसमें हमारी मंशा यही रहती है कि हम आपको उनके बारे में तो एटलीस्ट बताएं, सो दैट यू पिकअप। सो किडनी डिसीज का जो अर्ली साइंस होते हैं ना, वो बड़े बड़े
कॉमन नहीं होते, दे आर एक्चुअली वेरी कॉमन साइंस। मतलब आपको लगेगा कि आप जो नॉर्मल रूटीन काम कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, अर्ली लेथार्जी, इजी फैटिगेबिलिटी, आपको लगेगा यार तो ठीक है यार थोड़ा काम बढ़ गया, मैं स्ट्रेस में हूँ इसलिए ये हो रहा है, बट दिस कैन बी अर्ली साइंस ऑफ डिसीज। किडनी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इरेथ्रोपोइटिन बनता है, तो जब इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होगी, बॉडी में खून की कमी होगी, तो आपको अर्ली लेथार्जी हो जाएगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपको नॉजिया और वॉमिटिंग होगा, सुबह उठ के आपको लगेगा कि जी घबरा रहा है थोड़ा सा, मेरे को एसिडिटी हो रही है। तो नॉर्मली क्या होता है, एसिडिटी की टैबलेट ले लिया था, थोड़ी सी एसिडिटी हुई थी, कल रात को बाहर कहीं गया था, बट नहीं, दिस कैन बी ए साइन ऑफ अर्ली किडनी डिसीज, स्पेशली इफ यू हैव गॉट रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन। आप सुबह उठते हैं, आपके पैरों में स्वेलिंग दिखती है, आपको आंखों के नीचे स्वेलिंग दिखती है, आपको लगता है कि आपका यूरिन का मात्रा थोड़ी कम होती जा रही है, आपको लगता है कि जैसे आपको बोन पेन्स वगैरह हो रहा है, शरीर में इचिंग हो रही है, तो दीज आर साइंस, सटल साइंस हैं जिनको आप अर्ली पिकअप कर सकते हैं, एंड विच कैन बी मतलब दे कैन बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग किडनी डिसीज। तो इनको इग्नोर मत कीजिए। आप अंदर से अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी दिनचर्या जो से पुरानी चल रही थी उसमें मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो दिस सटल साइंस कैन बी अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिसीज। तो इनको इग्नोर मत कीजिए, अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर कुछ सिंपल टेस्ट कराइए जिससे इनको डिटेक्ट किया जा सके और प्रोग्रेशन को रोका जा सके। तो सर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का क्या प्रोसीजर होता है इस चीज में, और कब एंड मोमेंट पे ये बताया जा सकता है कि ना अब आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा? उससे पहले जो प्रिकॉशंस जो भी जिन्होंने लिया है एक्सप्रेजेंट, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि अब वक्त आ गया है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और उसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, उसके ऊपर कई पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस कहूँ तो इसको हम लोग एक ब्रॉड कैटेगरी में डालते हैं जिसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मीन्स आपकी किडनी को अब रिप्लेस किया जाएगा, जो किडनी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो किडनी नहीं कर पा रही हैं, वो इस लेवल तक डैमेज हो चुकी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकती। तो वो हमें कैसे मालूम पड़ता है? कई सारे हम लोग टेस्ट करते हैं जिसमें एक मूलतः हम लोग बोलते हैं सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना। तो जब सीरम क्रिएटिनिन 8-10 के आसपास पहुंच जाता है, आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, और जैसे जो मैंने आपको सिम्टम्स बनाए वो और प्रोनाउंस हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, आपका यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, आपको चलने फिरने में सांस फूलने लगता है क्योंकि आपके लंग्स में और हार्ट में पानी भर जाता है क्योंकि किडनी उसको निकाल नहीं पाती है। तो जब आप स्टेज में पहुंचते हैं जिसको हम लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज कहते हैं, तब हम लोग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, बट इट्स ए न्यू लाइफ। तो आप एक्चुअली एक फेलिंग ऑर्गन को, so the best way to treat kidney diseases is by transplant because it replaces the organ which is already failed। तो आप किसी चीज़ को रिप्लेस कर दो, घर में भी कोई चीज़ खराब होती है, एसी खराब हो गया आपका, जब अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे तो वो दैट विल वर्क लाइक अ न्यू सिस्टम। एग्जैक्टली सेम वे आपकी किडनीज नहीं लग जाती है और वो नया काम करती है। ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। इंडिया में हम लोग रेगुलर काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं। इस प्रोसीजर के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक डोनर का होना ज़रूरी है, इसमें फाइनेंसेस भी लगते हैं, उसके बारे में भी आपको अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में आपका कैसा रहेगा ट्रांसप्लांट के बाद, वो सब जानने के लिए आपको अपने फिजिशियन डॉक्टर से या नेफ्रोलॉजिस्ट से या ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलना चाहिए जब आप एंड स्टेज रीनल डिसीज की तरफ बढ़ने लगे। तो सर ये इसमें जैसे मैंने रिसर्च भी किया, इसमें एक एडवांसमेंट के हिसाब से एक रोबोटिक सर्जरी भी होती है। तो वो एग्जैक्टली कितना फ्रूटफुल है अगर आज के हिसाब से? ट्रांसप्लांट की बात देखा जाए तो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो है वो ओपन सर्जरी तो हम लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। अभी रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हुआ है। रोबोटिक सर्जरी लास्ट फ्यू ईयर से शुरू हुआ है, एंड वो हर पेशेंट के लिए नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर है और रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज द ओपन सर्जरी। तो सर उसका एक कॉस्ट कितने का है, मतलब लाइक कितने फेजेस? अगर आप देखें तो अगर नॉर्मल ट्रांसप्लांट की कॉस्ट किसी अच्छे हॉस्पिटल में 6 से 8 लाख रुपए बैठती है तो उसकी 10 से 11 लाख रुपए बैठती है, तो 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे मोटे पेशेंट्स हैं, काफ़ी ओबीस पेशेंट हैं, तो उनके लिए किडनी रोबोटिक सर्जरी इज़ वेरी वेरी गुड। बट रेस्ट जो बाकी पेशेंट्स के हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाँ, जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ेगा, टाइम बताएगा हमको कि वो कितना बेहतर है और ओपन से बेहतर है कि नहीं है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, ओबीस पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली रोबोटिक इज़ एन ऑप्शन।
ठीक है सर। तो सर इसमें जैसे किडनी डिजीज ये बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, मतलब लाइक जैसे हमें पता चलेगा कि अब किडनी का हमें इशू आ गया है, तो अब बाकी ऑर्गन्स पे भी ये चीज इफेक्ट करती है विद टाइम। जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि किडनी का मेन काम है बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और वाटर को निकालना, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। अब जब किडनी काम नहीं करेगी, किडनी 24 घंटे काम करती है हमारी, कंटिन्यूसली काम करती है, जब वो काम नहीं करेगी तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और पानी बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा। फिर जब इकट्ठा होगा तो कोई चीज़ जो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है और लंबे समय तक रहेगी तो डेफिनेटली हर चीज़ को इफेक्ट करेगी। वो आपको हार्ट को इफेक्ट करेगी, अंडरलाइंग आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपकी बॉडी में पानी भर जाएगा, हार्ट की पंपिंग को कम कर देगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन के नीचे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होंगी तो आपको इचिंग, प्रोराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के हर पार्ट में जा कर के डिपॉजिट होती है, उनको लॉन्ग टर्म में डैमेज करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी जैसे चल रहा है चलाते हैं, ट्रांसप्लांट बाद में करा लेंगे, डायलिसिस। तो जितना आप ट्रांसप्लांट को डिले करते रहेंगे उतनी देर तक ये बॉडी प्रोडक्ट्स बॉडी में जमा होती रहेगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और आपकी बॉडी को ओवरऑल डैमेज करती रहेगी। तो सर ये कितना मतलब जैसे 20 से लेकर 30 के बीच ये एज ग्रुप में आजकल काफी लोगों को किडनी इश्यूज भी आ रहे हैं, ये भी कितना कॉमन है? क्योंकि ज्यादातर ये चीज एक टाइम पे ओल्ड एज में आती थी, अब ये यंगस्टर्स को आ रही है। हर डिसीज का अगर आप देखें ना, साइकिल जो हो रही है वो हर डिसीज की साइकिल अब थोड़ी यंग होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा लाइफस्टाइल एकदम ख़राब है, एनवायरनमेंट की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारा खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है और बीपी से किडनी खराब होती है। आदमी हर चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहा है, डाइट रेस में भागा जा रहा है, उसके पास मुझसे ज़्यादा है, मेरे पास उससे ज़्यादा है, उस चक्कर में स्ट्रेस इज समथिंग। स्ट्रेस से डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल हो जाती है, आपका बीपी भी अनकंट्रोल हो जाता है, और दोनों जाके वो किडनी का बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। तो द रीज़न बीइंग, दीज आर द रीजंस कि हमारी कोई भी, हम अपनी सेहत के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको हमने बैक सीट पे छोड़ दिया है कि यार बाद में देखेंगे, अभी पैसा कमाते हैं। लेकिन बाद में जब पैसा कमाने के बाद आप 40 साल के होंगे तब मालूम पड़ेगा कि यार वो पैसे का कोई यूज़ ही नहीं है, उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे बिकॉज आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। आप तो वो चीज़ें आपने जैसे कहा कि हर चीज़ की एज यंग होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस एंड हमारे लाइफस्टाइल सब खराब होती है। सर जैसे अभी आपने डोनर की भी रिगार्डिंग बात की थी, तो एक आपने 16 ईयर ओल्ड डोनर में से इसमें ट्रांसप्लांट किया था एक अडल्ट में। तो सर एक मतलब छोटे बच्चे का मतलब लाइक 16 मंथ्स ओल्ड का जो उसका किडनी है वो कितना इफेक्टिव है अडल्ट में? आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बढ़ जाता है वो एडल्ट की पोजीशन। अभी क्या है कि वो ट्रांसप्लांट किए हुए मुझे 7-8 साल हो गए, अगर आप देखें तो उसकी दोनों किडनीज एज नॉर्मल किडनीज हो गई हैं। मतलब जो उस समय मैंने किडनी लगाई थी, दोनों किडनी का साइज 4-4 सेंटीमीटर था, वो दोनों किडनी 8.5-8 सेंटीमीटर की है, जो नॉर्मल साइज होता है। तो अब वो बंदे उस पेशेंट के पास अभी मतलब 2 नॉर्मल किडनीज हैं, तो वो ऐसी लाइफ जी रहा है कि जैसे हम लोग भी नहीं जी सकते, इतनी बढ़िया ग्रो करती हैं। तो आजकल जैसे हम, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि 4 साल का बच्चा छत से गिर के मर गया, लेकिन आप सोचो कि उसका पेरेंट्स ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसका लिवर भी और किडनीज भी डोनेट किए। बहुत ही चीज़ है, मतलब इट इज़ हार्ट हमारा धक कर जाता है कि यार ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन आज सोचो कि एक लिवर किसी और को लग गया, किडनीज, दोनों किडनीज किसी को लग गई, आज वो दोनों उसके रूप में जिंदा हैं उसकी वजह से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। कैडावर डोनेशन के बारे में बात करना, लोगों को आगे आना, अपने ऑर्गन्स डोनेट करना, 70% 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर कैडावर लोग इस बारे में जाने कि हम लोग अपनी ऑर्गन्स को अपनी डेथ के बाद डोनेट कर सकें। और वो तो 16 महीने का छोटा सा बच्चा था, मेरे लिए बहुत बड़ा इंसिडेंस था वो, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि वो मैं केस किया और आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर और आपने बैक टू बैक लाइक 2 दिन में बैक टू बैक आपने काफी ट्रांसप्लांटेशंस भी की थी बैक टू बैक, सर उसके क्या पीछे की स्टोरी है सर? बेसिकली क्या हुआ कि उस दिन स्वैप ट्रांसप्लांट किया हमने। एक स्वैप होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं वो सेम ब्लड ग्रुप का करते हैं। समझ लीजिए एक पेयर है जिसका आपस में ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, एक दूसरा पेयर है उसका आपस में ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, तो ये पेयर इसको देता है, ये पेयर इसको देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का बी है। एक दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, उनका अपोजिट है, तो ये इसको नहीं दे सकता, ये इसको नहीं दे सकता, बट ये दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। तो हम चारों सर्जरीज एक साथ करते हैं। तो हमने वो चारों सर्जरीज एक साथ की
और जैसे हम लोग सर्जरी करके निकले तभी हमें मालूम पड़ा कि एक डेड बॉडी से हमको ऑर्गन्स मिल रहे हैं। तो एक वो जैसे हम लोग निकले फिर हमने डेड बॉडी से ऑर्गन्स रिट्रीव किए और दोनों किडनीज किसी 2 डिफरेंट पेशेंट्स को लगाई। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि हमने 7-8 सर्जरीज एक के बाद हम लोग भागते रहे और हमने 4 ट्रांसप्लांट्स किए, 2 किडनीज निकाली, एक ये सर 2 दिन का था, ये 2 दिन में हमने किया 6 आवर्स के अंदर सब कुछ किया, क्योंकि सब कुछ इतनी फास्ट करना होता है ना। और जब आपको डेड बॉडी मिलती है, ऑर्गन्स मिलती हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी रिमूव करने पड़ते हैं और लगाने पड़ते हैं, नहीं तो उनको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो यू कैन नॉट वेस्ट कि आपने रख दिया और आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। तो सर इसके पीछे लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? मतलब लाइक अगर कोई डोनर है, एक पेशेंट है, तो उसके बीच में जो लीगल प्रोसीजर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब लाइक प्रोसीजर तो काफ़ी लंबा है, बिकॉज हमारे इंडिया में उसका एक प्रॉपर लॉ है जिसको हम लोग ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं। कोई भी ट्रांसप्लांट बिना ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अलग से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कमेटी बनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, आप अपने भाई को लेके आते हैं, तो हम लोग उसके मेडिकल एज ए डॉक्टर सारे टेस्ट करते हैं और आपके भाई को फिट मानते हैं कि हाँ वो किडनी दे सकता है। बट कमेटी के आगे ये प्रूव करना जरूरी है कि वो आपका भाई ही है। वो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए प्रॉपर हमारा जो एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है वो उसके लिए पेपर्स तैयार करता है, जिसमें सभी कुछ इंक्लूड होता है। एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से हमको गाइडलाइंस दी गई हैं, चेक लिस्ट दी गई हैं। उस चेक लिस्ट के बाद वो एक फाइल प्रिपेयर की जाती है जिसमें ये प्रूव होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं उसमें। और कमेटी जो होती है वो हॉस्पिटल की कमेटी होती है और वो कमेटी डिसाइड करती है कि हाँ जो ये पेपर्स हमारे सामने रखे गए हैं ये ऑथेंटिक पेपर्स हैं, और इन पेपर्स के बेसिस के ऊपर हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये दोनों आपस में भाई हैं और ये किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। वंस दे गिव द परमिशन देन ओनली हम लोग पिक्चर में आते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। अगर वो परमिशन हमको ना दें तो वो सर्जरी नहीं कर सकते। इसी तरह एक दूसरा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सगे भाई की बात की, बट समझ लिए कोई मौसी या मामा दे रहा है जो अनरिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। उसके अंदर जो होती है एक कमेटी जो बैठती है वो गवर्नमेंट की बैठती है, उसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं। जो मैंने पहली कमेटी की बात की वो इंटरनल कमेटी होती है जो हॉस्पिटल के ही अंदर से होती है, जो एकदम इमीडिएटली रिलेटेड डोनर्स की होती है। और एक थोड़ी सी डिस्टेंट रिलेटेड डोनर्स के लिए कमेटी बनती है, वो गवर्नमेंट की होती है, उसमें गवर्नमेंट के लोग आते हैं। इसी तरह का लंबा प्रोसेस किया जाता है। डोनर और पेशेंट को इंटरव्यू किया जाता है, उनकी फाइल्स चेक की जाती हैं, पेपर्स को देखा जाता है, और जब उन पेपर्स को ठीक माना जाता है कि हाँ ये पेपर्स ठीक हैं और इंटरव्यू से हम लोग सेटिस्फाइड हैं और जो ये रिलेशनशिप क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा मामा है या मेरा भांजा है वो रिलेशनशिप मान्य है, तो उसके बाद वो परमिशन देते हैं कि हाँ अब आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग सर्जन्स लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, अदरवाइज हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते। अगर कमेटी को किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है और उसको वो क्लियर नहीं करते हैं कि नहीं हमें इस बात में ऑब्जेक्शन है, ये पेपर्स कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो केस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको नया ही डोनर लाना पड़ता है, उसमें नहीं हो सकता। तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा, एंड बहुत ही मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है सर, आप उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। जी। तो सर मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप एक यूथ को क्या सजेशन देंगे इस चीज़ के लिए, किडनी के रिगार्डिंग, एंड और कौन सी मेजर फैक्टर है जिसपे हर बंदे को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो जॉब करता है या बिजनेस भी करता है, क्योंकि ज़्यादातर सिटिंग जॉब्स होती हैं आजकल। तो सर उसमें एग्जैक्टली किसको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बैक टू बैक 8 घंटे भी बैठे हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे भी बैक टू बैक बैठे हैं, तो वो चीज़ कितना वो है? तो मतलब एक आखिरी क्वेश्चन सर इस चीज़ पे। सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगा, मैंने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में बोलिया। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। नंबर 1, गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। इंश्योर दैट आप बैठे भी हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो पानी की बोतल साथ में रखिए और पीते रहिए। और जब पानी पिएंगे तो उठ के जाना भी पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए, तो आप जब उठ के जाएंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर एक बार उठ करके वॉक करके आइए और वॉशरूम होकर आइए, ठीक है। नंबर 1 इज़ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। सेकेंड थिंग की डोंट टेक पेन किलर्स। सर में दर्द हुआ कॉम्बिफ्रेम ले ली, सर में दर्द हुआ एस्पिरिन ले ली, अवॉइड, ठीक है। उसको अगर बार बार हेडेक हो रहा है तो किसी को दिखाइए, कोई प्रॉब्लम। पेन किलर्स बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए और रेगुलर चेकअप अपना कराते रहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि छोटे मोटे साइंस हम लोग इग्नोर कर देते हैं,
तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पर जाकर के साल में एक बार एटलीस्ट जब आप 30 क्रॉस कर रहे हैं तो अपना चेकअप जरूर कराते रहिए, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को पकड़ सके। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, अवॉइड पेन किलर्स और रेगुलर चेकअप्स अंडर सुपरविजन। एंड एक और लास्ट में ये कहूँगा, स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़।